हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोगों ने पार्टीशन का जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अच्छे से देख लिया, प्रोसेस देख लिया। अब बात करते हैं जो पार्टीशन के प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया और बंटवारा हो गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। 1947 का जो साल था, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा उथल पुथल, टर्बुलेंट, अनप्लैंड और ऐसा ईयर था कि जिसमें हमने सोचा भी नहीं था। जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गई, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में दहला दिले मारा मंजर था, जो कि इंसानी इतिहास में आज तक कभी भी देखा गया हो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हो क्या रहा है, वो घटना बहुत दिल कपा देने वाली थी। दोनों साइड पर बहुत मार काट हो रही थी, कम्युनिटीज़ के बीच में भिड़प हो रही थी। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी के लोग बेरहमी से, रूथलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, दूसरे लोगों को उकसा रहे थे और मार रहे थे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को। सिटीज़ जैसे लाहौर, अमृतसर ये वेस्टर्न साइड पर, एंड कोलकाता ईस्टर्न साइड पर, इनको बोला गया, नाम दिया गया कि ये कम्युनल जोन्स बन चुके हैं। यानी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ भी घटना हो सकती है और कितनी भी उत्तेजना के साथ वो बढ़ सकती है। वो घटनाक्रम इतने अनकंट्रोल हो सकते हैं कि हो सकता है कोई कंट्रोल ना कर सके। इनको बोला गया कम्युनल जोन्स। एंड दिस क्वेश्चन कैन कम, विच 3 cities were regarded as communal zones immediately after independence? Answer is लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। मुस्लिम जो थे, अब जो कम्युनल जोन्स बन गए, तो अब कम्युनल जोन समझ रहे हो, जैसे काइंड ऑफ धारा 144 लग गई हो, या फिर आप मतलब किसी एक मुसलमान गली में जाने से डर रहे हो, या फिर कोई मुसलमान हिंदू गली में आने से डर रहा हो। ठीक है, ये वही वाली बात है कि कोई मतलब एक गली है जहाँ पर बजरंग दल रहता है, ठीक है, और वहाँ पर फिर आप जान ही सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, या फिर कहीं पर मुस्लिम लीग रहती है, कोई भी रहती है, तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ये वही वाली बात है। और ये कट्टर लोग, मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू द एरिया जहाँ पर हिंदू और सिख रहते थे मेजॉरिटी में। सिमिलरली हिंदू और सिख उन एरियाज़ में नहीं जाते थे जहाँ पर मुस्लिम की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर घटनाक्रम कैसा भी कुछ भी करके हो जाता था। आपके किसी ने पगड़ी देखी या तिलक लगा हुआ देखा, पता चला आपके साथ जो भी घूम रहा है आपको काट डाला, गोली मार दिया, आप पे कुछ भी कर दिया। मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर कम्युनल जोन्स का मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर फीलिंग ऑफ कम्युनल हेट्रेड पैदा हो चुकी है। पैदा किसने करी? ब्रिटिशर्स ने पैदा करी सिर्फ। लेकिन हम जानते हैं पैदा हुआ बच्चा कभी भी हरामखोर नहीं होता। इसको मोल्ड किसने करा? मुस्लिम लीग ने। किस वे में? कौन सी गुट्टी पिला दी, कौन सी दवाई दी? 2 नेशन थ्योरी। आउटकम इसका ये देखने को मिल रहा है हमें स्क्रीन के सामने। लोगों को फोर्सफुली अपना घर, कारोबार छोड़कर जाना पड़ा। मतलब पाकिस्तान में गांव है, पुश्तैनी ज़मीन है, सब कुछ है, इंडिया आना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ है दूसरे हिंदुओं के साथ। इंडिया के अंदर गांव है, पुश्तैनी ज़मीन है, कोठी बंगलो सब कुछ पड़ा हुआ है, छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ ज़्यादा महफूज रहेंगे। लोगों को बहुत ज़्यादा इस ट्रांसफ़र ऑफ मूवमेंट से बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई, नॉट ओनली फिजिकली बट साइकोलॉजिकली ऑल्सो। दोनों साइड पर जो माइनॉरिटीज़ थे उनको भी अपना घर छोड़ना पड़ा, और रेफ्यूजी कैंप्स में वो लोग आकर रहते थे टेम्पररी शेल्टर के नाम पर, जैसा कि आपको भाग मिल्खा भाग में देखने को मिलता है मूवी में। जो लोकल प्रशासन था, जब आप दूसरे मतलब मान लो दिल्ली से आप मुल्तान, लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह पहुँचे, वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मदद नहीं करता था। जैसे याद है भाग मिल्खा भाग मूवी में एक सीन दिखाया हुआ है, जब वो जाता है इंडिया की साइड, टेंट में सब लोग नाम लिखवा रहे होते हैं अपना, तो वो कहता है ना जब मिलेगी तेरी बहन तब बता देंगे तेरे को, अभी जाए यहाँ से।
इसी तरीके का रवैया। पुलिस वगैरह ज़्यादा हेल्प नहीं करती थी। इवन आपने वहाँ पर भी एक सीन देखा होगा, रोज दिन में एक खाने की बग्गी आती थी, याद है, वो रोटियां बांटती थी और उसके लिए कैसे लोग भागते थे, है ना। 3 दिन तक तो खाना भी नहीं मिलता उसे। जो अभी तक लोगों की खुद की कंट्री थी, अब वहां पर लोगों से ही, दूसरे प्रशासन से ही लोगों को मदद नहीं मिल रही है। ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। लोगों को कभी कभार दूसरी साइड जाना पड़ता था, नए बॉर्डर जाना पड़ता था, हर तरीके का साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, कभी कभार तो पैदल भी, क्योंकि ट्रेन से जाना, बसों से जाना सेफ नहीं था, रास्ते कच्चे थे, बारिश भी हो रही है, एक दिन की तो बात थी नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, और ऊपर से दंगे हो रहे हैं। काट कर कहाँ फेंक दिया जाएगा, इंसान की डेड बॉडी है या कुत्ते की डेड बॉडी है, पता भी नहीं चलेगा। तो डर के मारे कई लोग गांव के रास्ते, पहाड़ के रास्ते होकर जा करते थे। इस जर्नी के टाइम पर भी अक्सर लोगों को अटैक करा जाता था, मार दिया जाता था, और उनकी औरतों को उठाकर रेप कर दिया जाता था। हज़ारों की तादाद में जो औरतें थीं उनको किडनैप कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था बॉर्डर की दोनों साइड पर। मुसलमान हिंदू और सरदारों की औरतों को उठा लेते थे, और सरदार और हिंदू मुसलमान की औरतों को उठा लेते थे। रेवेंज कम्युनल वायलेंस, इसको कहते हैं रेवेंज कम्युनल वायलेंस। रेवेंज, बदला लेना, कि तुमने हमारी औरतों के साथ ऐसा करा, हम तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। फोर्सफुल तरीके से किसी हिंदू को बिठा दिया घुटनों पर, उसके सामने उनकी औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है, सरदार को बिठा दिया, उससे बोल रहे हैं अपने बाल काटो, हिंदू से बोल रहे हैं कन्वर्ट करो अपने आप को मुसलमान धर्म में। और सिमिलरली हिंदू और मुसलमान भी कम नहीं थे, यहाँ पर सबकी गलती इक्वल बराबर है। मुसलमानों को बोला जा रहा है कि तुम कन्वर्ट हो, एंड दे वर फोर्स्ड इनटू मैरिज, शादी करो, हमारी बेगम बनो, हमारी बीवी बनो, मेरी वोटी बन। बड़े सारे केसेस के अंदर वेमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स, ताकि इनका फैमिली ऑनर प्रिजर्व रहे, कि कल को रास्ते में लेकर जा रहे हैं, रेप वगैरह हो गया, फोर्स कन्वर्जन हो गई, विधवा हो गई, उससे तो बेटर है मार ही डालो। कशिश और सब लोग, ये वाला पॉइंट सोसाइटी में और औरतों के चिट्ठे में ऐड कर देना, कि इंसान कभी कभार डिग्निटी के नाम पर औरतों को भी मारने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। मार रहा है पॉजिटिव वे में, इसको जस्टिफाई करके। यहां पर देख रहे हो ना, एक चीज देख रहे हो, कशिश आपने तो पढ़ रखी है, ये लोग अभी सोसाइटी के लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमने जितनी चीज़ें देखी थी कशिश सोसाइटी के उस चैप्टर में कि औरतों को मारा जा रहा है, वो सारी बेकार चीज़ें थी, है ना, कि मतलब अनसाइंटिफिक और वैसे प्रोसेस से मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने के लिए, फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए औरतों को मारा जा रहा है। क्यों भाई? बॉर्डर पे मर्दों का रेप हो गया तो वो थोड़ी ना बताएंगे कि हमारा रेप हो गया। औरतों का रेप ही रेप होता है क्या? मर्दों का रेप नहीं होता। जो चीज़ हाईलाइट नहीं होती इसका मतलब ये थोड़ी ना वो होती नहीं है। बड़े सारे जो बच्चे थे दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जैसे मिल्का आपने देखा ही होगा। जो मैनेज कर भी गए बॉर्डर क्रॉस करना, दे फाउंड दैट उनके पास कोई घर नहीं है। लाखों की तादाद में ये जो दूसरे, ये याद रखना, ये 15 अगस्त 1947 के बाद की बात है। जब तक आप तब तक पहुंच गए थे तो पहुंच गए थे, बाद में जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको बोला गया रेफ्यूजीज। फॉर लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज आज़ादी मिलना इनके लिए मतलब ये था घर मिलना नहीं, छत मिलना नहीं, कपड़े रोटी मिलना नहीं, रेफ्यूजी कैंप्स मिलना, जिनमें इनको महीनों तक रहना पड़ता था और कभी कभार तो सालों तक। तो आप देख रहे हो, कमाने का साधन, पढ़ने का साधन, अपने आप को इंसान बनाने का साधन, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का साधन, ये सब तो भूल ही जाओ। यहाँ पर इंसान की खुद से लड़ाई चल रही है कि परिवार को आज अगर एक गिलास पानी पिला दिया तो कल का इंतज़ाम कैसे होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट पावर का एंगल देखने को मिलेगा आपको अगले पैराग्राफ में। बड़े सारे जो लेखक और लेखिका थे, जो कविताएं लिखते थे, जो पिक्चर बनाते थे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इन सारी किलिंग्स को जो कि हो रही थी, ये सारे घटनाक्रम हो रहे थे रूथलेस मैनर में,
लोगों को डिस्प्लेस होने के बाद जो सफरिंग देखने को मिल रही थी, जो वॉयलेंस हो रहे थे, उनको अपनी नॉवल में, शॉर्ट स्टोरीज में, पोएम्स में, फिल्मों में दिखाया। पार्टीशन के ट्रॉमा को रिकाउंटर करते हुए उन्होंने फ्रेज यूज़ करा कि जो सर्वाइव जो कर गए बंटवारे के बाद, तो उन्होंने ये पिक्चरों में या फिर ये नोवेल और ये कविता वगैरह में एक लाइन यूज़ करते थे, बंटवारा जो हुआ है वो बॉर्डर का नहीं हुआ है सिर्फ। पार्टीशन डज नॉट मीन पार्टीशन ऑफ बॉर्डर्स, बट इट इज डिवीजन ऑफ हार्ट्स। दिल भी बट गए। किसके? हिंदूज एंड मुस्लिम्स के। अभी तक जिनके साथ गठबंधन से आज़ादी जीती हमने, आज़ादी की लड़ाई करी, क्या नारा था एक टाइम पर महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कि हिंदू मुसलमान, जो कविताएं गाई जाती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में से भाई भाई, इस फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को खास में मिला दिया ब्रिटिशर्स ने। पेट्रोल और घी डालने का काम करा मुस्लिम लीग ने, और माचिस की डब्बी का नाम था टू नेशन थ्योरी। पार्टीशन वॉज नॉट मेरली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। पार्टीशन मतलब ये नहीं था कि मतलब जो गांव पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में रह गए, हिंदुस्तान में रह गए। ये चीज़ तो हो ही रही थी ऑब्वियस, बट ऑब्वियस बात है जब बॉर्डर इधर से उधर हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। जो भी लोगों को लेन देन था इधर उधर, जो प्रॉपर्टीज थी उसका बंटवारा हुआ, एसेट्स का बंटवारा हुआ, या पॉलिटिकल डिवीजन हुई कंट्री की, या एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस चेंज हो गया, यानी कि अब पाकिस्तान की पुलिस फोर्स अलग, इंडियन आर्मी अलग, ये अलग वो अलग। लेकिन जो चीज़ डिवाइड हुई वो इतनी भयंकर थी कि एक एक माइक्रो लेवल पर हर चीज़ डिवाइड हुई। फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइड हुए, टेबल, कुर्सियाँ, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पुलिस बैंड्स, ढोल नगाड़े जो मतलब पुलिस वाले जो मतलब क्या कहते हैं प्रोसेशन या मार्चिंग में क्रैम पे यूज़ करते हैं। मतलब वो आपको एक बात कह रहा है, बस एक टॉन्ट मार रहा है, एक समझा रहा है, आयरनी बता रहा है। हर एक चीज़ डिवाइड हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब सबको पता था जो अभी तक एक कंबाइंड हिंदुस्तान में चीज़ें, परंपरा, फेस्टिवल, कपड़े, पहनावा, खाना, ये लीडर्स की ड्रेस कोड, उनके बात करना का तरीका, वेशभूषा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, रंग रूप सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब वो सेपरेट कंट्री बन गई है। पाकिस्तान अलग तरीके से तौर तरीके चलाएगी जो कि हिंदुस्तान से अलग होंगे। सरकारी कर्मचारी जो थे और रेलवेज के जो कर्मचारी थे ये भी डिवाइड हो गए। यहाँ पर एक प्रकार से जो डिवीजन था, इट वॉज अ वॉलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज, जो कि अभी तक, हितरटू का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, अभी तक साथ में रह रहे थे नेबर्स की तरह एक ही देश के अंदर। अब वो नेबर्स तो हैं लेकिन अलग अलग देशों में हैं, और ऐसे पड़ोसी हैं कि अब जो अपनी दूध, ब्रेड, बटर शेयर नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। एक आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमें यह बताया जाता है बंटवारे के प्रोसेस की वजह से लगभग 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था इधर से उधर, और इस प्रोसेस में लगभग, आंकड़े और ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से 10-15 लाख लोग मारे गए थे पार्टीशन में। जो वायलेंस हो रहा था, चाहे लोगों को, औरतों को एब्डक्ट करा जा रहा था, उस वजह से मारा जा रहा था जान से, कम्युनिटीज़ के बीच में भिड़प चल रही थी, तलवारें चल रही थी, ऑनर किलिंग हो रही थी या रेप हो रहा था। इन सब के आंकड़े मिलाकर 5 से 10 लाख लोग मारे गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स के बियॉन्ड और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो आए उसके बियॉन्ड, पार्टीशन ने और भी ज़्यादा गहरे रूप हमें दिखाए। इंडियन नेशनल स्ट्रगल के टाइम पर जो हमारे लीडर्स थे वो टू नेशन थ्योरी जैसे फालतू कंसेप्ट में नहीं मानते थे, इसको मजाक लेकर चल रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इससे क्या, इससे ये ब्रिटिशर तो कभी नहीं मानेंगे ऐसा। लेकिन पार्टीशन जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे हुआ, ये किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदू मुसलमान इतने ज़्यादा एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्या इस प्रोसेस ने इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दिया क्या ऑटोमेटिकली? लार्ज स्केल माइग्रेशन के बावजूद भी मुसलमानों का जो हुआ पाकिस्तान के अंदर, ध्यान से सुना ये लाइन, लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में
जो मुसलमान न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान में माइग्रेट करके गए, वो तो गए, मेजॉरिटी में वहाँ पर थे। इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सिर्फ 12% थी, सिर्फ 12% थी। तो अब देखना ये था भारत की सरकार किस प्रकार से मुसलमान नागरिकों को ट्रीट करती है और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे सरदार, ईसाई, जैना, बुद्धिस्ट, पारसी और ज्यूस, इनको कैसे ट्रीट करती है। पार्टीशन ने ऑलरेडी दो कम्युनिटीज के बीच में तो भिड़प पैदा करी दी थी, हिंदू मुसलमान। अब डर ये लग रहा था बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज ना भिड़ जाए आपस में। क्यों? माइनॉरिटीज को सप्रेस करना लगता है आसान, मतलब अगर कल को भिड़प होगी तो लीडर्स को ये वाली बात भली बात ही पता थी कि माइनॉरिटीज को सप्रेस करना मेजॉरिटी के लिए यानी कि हिंदू मुसलमानों के लिए इंडिया में आसान रहेगा। लेकिन जब किसी की रोजमर्रा जिंदगी पे रोटी की बात आ जाती है ना, इजराइल में आपको पता है जूस पैलेस्टीन का इशू, माइनॉरिटीज की जब बात आ जाती है तो कल को वो अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी, तो डर ये था कि आगे और लड़ाई ना फैल जाए बाकी कम्युनिटीज के बीच में, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हिंदू मुसलमान के जो हो गया वही बहुत भयंकर था। देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिहाइंड दीज कन्फ्लिक्ट्स। ऐसा माना जाता है, बड़े सारे थ्योरिस्ट ये ब्लेम करते हैं कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल साजिश थी। मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। जब ब्रिटिश इंडिया था, जब अंग्रेज जो थे वो भारत में थे, उस पर्पज से वो फॉर्म हुई थी। लेकिन उसका एक सेपरेट राष्ट्र डिमांड करना कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री बना दो, ये बहुत गलत बात है। सिमिलरली बड़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं थी जो कि ये ट्राई कर रही थी कि वो हिंदूज को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि वो हिंदू को एक हिंदू राष्ट्र के अंदर कन्वर्ट कर सके। जैसे आज़ादी से पहले आपको पता है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ फॉर्म हो गया था, आरएसएस। बड़े सारे लीडर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के वो ये मानते थे इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजियस इक्वल तरीके से इंडिया उनको प्रोटेक्ट करे। एंड इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री कि जो सुपीरियर स्टेटस दे दे एक पर्टिकुलर धर्म के बेसिस पर एक पर्टिकुलर लोगों को और इन्फीरियर स्टेटस उनको दे दे जो धर्म के बेसिस पर आपकी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर है। सारे लीडर्स का ये विजनरी डॉक्यूमेंट था। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं थी। जो लोगों ने गंभीरता से भारत के संविधान की प्रक्रिया को समझा, जाना, आराम से डेप्थ उसके बारे में स्टडी करी, तो उनको पता था कि जो हमारा संविधान बन रहा है ना उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ये लिखी हुई है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तो थियोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन हम प्रॉपर रूप से डेमोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट बनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बड़े सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान में रह रहे पॉलिटिकल लीडर्स पर विश्वास था। सारे के सारे जो नागरिक थे, इरिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा, ऐसा लोगों का विश्वास था। अगर आप किसी भी एक धर्म में विश्वास करते हो, किसी भी एक धर्म के अंदर आपकी मान्यता है, ये आपकी नागरिकता का एक टेस्ट नहीं बनेगा, टेस्टिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। ये चीज़ हमारे लीडर्स ने इंश्योर करवाई कि तुम असली देशभक्त तभी होगे जब तुम हिंदू हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि लीडर्स ने देखा था, यहाँ के लीडर्स एक तो क्या थे, देखो कट्टरवादी थे नहीं हमारे लीडर्स। दूसरी बात क्या थी, हमने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लीडर्स को देखा था। फिर हमें यह भी पता था कि ये सिर्फ ना टेम्पररी घटनाक्रम चल रहा है, ये थोड़े से लोग ना ब्रिटिशर्स और मुस्लिम लीग के बहकावे में आकर ये दंगे बंगे करने लगे हैं। ये लोग भूल गए कि इन्हीं की जनरेशन, इन्हीं के पूर्वज ने, इन्हीं की कम्युनिटीज़ के पूर्वज ने आज़ादी की लड़ाई में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इधर उधर की मूवमेंट कितना ज़्यादा योगदान दिया है। मुसलमानों के बिना आज़ादी की लड़ाई अधूरी थी। दोनों एक दूसरे के साथ चले हैं, हिंदू और मुसलमान, और हमने जो आइडियल था सेकुलर स्टेट का उसको चेरिश करा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जिन 12% मुसलमान जो उस टाइम पर थे उनका विश्वास था कि इंडिया एक अच्छी कंट्री बनेगा, जिसको मैंने बताया आपको भारत के संविधान में भी
बखूबी तरीके से हमने डाला इस चीज़ को, ठीक है। एक टॉपिक और, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। 15 अगस्त 1947 पर महात्मा गांधी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन चल रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। वो उस टाइम पर कोलकाता में थे, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे चल रहे थे और वो अपनी बातों से शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। इनको काफ़ी ज़्यादा दुख था जो कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, और इनका दिल इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए वो खाक में मिट्टी में मिल गए। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जिसके लिए वो जिए और पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम करा। लेकिन ये फेल कर गया कि लोग जिस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल काम करने चाहिए, लोगों के दिलों में जागने चाहिए, इनका दीपक, इनकी ज्योति, वो जाग नहीं रही है। गांधी जी समझाने का हिंदू मुसलमानों को कि वॉयलेंस छोड़ दो, लेकिन बापू ऐसे नहीं समझाया जाता जी। इनकी जो प्रेजेंस थी कोलकाता के अंदर, थोड़ी बहुत सिचुएशन उससे इम्प्रूव हुई, और जो आज़ादी आई उसकी वजह से कम्युनल हार्मनी की स्पिरिट थोड़ी बहुत कोलकाता के अंदर बढ़ी कि लोग मतलब एकजुट थोड़े बहुत होने लग गए, अपने डिफरेंसेस भूल गए, ठीक है। सड़कों पे नाच गाना चल रहा है, फालतू बातें, ठीक है। गांधी जी की इस दरख्वास्त ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाओ, बड़े सारे क्राउड्स को गैदर करा, अट्रैक्ट करा, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया ये नारा, क्योंकि दंगे जो थे हिंदू मुसलमान के बीच में, आप एक एरिया में रोक लोगे लेकिन ये तो फैलते ही चले जा रहे थे ना। तो गांधी जी ने क्या करा, फास्ट रखा, मतलब वही ये बैठते थे ना उस पर, आपको पता है ना, फास्ट अनटू डेथ, एक लाइन सुनी होगी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कि जब तक वो ना हो जाए, काइंड ऑफ मिनी सल लिखना, ठीक है, मिनी सल लिखना। नेक्स्ट मंथ गांधी जी दिल्ली गए जहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा था। ये डीपली कंसर्न थे ये इंश्योर करवाने के लिए कि मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया पूरी इज्जत के साथ एज इक्वल सिटीजन्स एट पार विद हिंदूज। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न कि जो रिलेशंस हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो अच्छे रहें। ये बहुत दुखी थे इस बात से कि भारत की जो सरकार है उसका जो डिसीजन है नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू पाकिस्तान को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम दिलवाती थी, पता है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम, और इस बात पर और बड़े सारे इश्यूज़ को लेकर गोली मार दी थी इनको। किसने मारी थी गोली, कोई नाम बता सकता है मुझे? वेरी गुड। विद ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक what turned out to be his last fast in January 1948, आखिरी व्रत एस इन कोलकाता, ठीक है। इनके फास्ट का जो ये बैठ जाते थे फास्ट इनटू डेथ पे, दिल्ली में बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट निकला, कम्युनल टेंशन, वॉयलेंस रिड्यूस हो गई। मुस्लिम जो थे दिल्ली के और सराउंडिंग एरिया से वो सेफली अपने घर जा पाए, और इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को उसके ड्यूज चुका दिए बहुत ज़्यादा। आई थिंक उस टाइम पर जब इतनी ज़्यादा हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, इनके कहने पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू मस्ट वेरीफाई द फैक्ट, उस ज़माने के हिसाब से सोचो ज़रा, 90 लाख रुपए पाकिस्तान को दे दिए थे हमने कि तुम देश आज़ाद हुआ है वो चलाओ। क्या हमने करवाया देश आज़ाद? बताना चाह रहा। ये तो वही वाली बात हो गई, कोई घर से बिछड़ कर बंटवारे की डिमांड कर रहा है कि हमें अलग होना है, घर से बंटवारा करो और वगैरह, वो खुद ही कह रहा है कि हम जो नया घर बनवाएंगे उसके लिए थोड़े से पैसे भी दे दो। गांधी जी के जो एक्शन थे दे वर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाय ऑल, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट ने तो बिल्कुल पसंद नहीं करे इन बोथ द कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। उन्होंने ब्लेम करा कि हमारी कंडीशन को देखो बापू, भुखमरी देखो, गरीबी देखो, डिसीजेस देखो, हंगर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन देखो, देश आज़ाद हुआ है, गलियों सड़कों की देश की हालत देखो। ऐसे में पाकिस्तान, हमने बोला था क्या अलग हो जाओ? आपकी तो आदत है हर बात पे करवा चौथ की औरतों की तरह रूठने की। तो इनको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करा गया बाय दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर द हिंदूज जस्ट एज पाकिस्तान वाज फॉर द मुस्लिम्स। ये बोलते थे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए तो हिंदू जो इंडिया वो हिंदूज के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट गांधी जी को एक्यूज करते थे कि ये पाकिस्तान के और मुसलमानों के इंटरेस्ट में अगर इतना ही शौक है तुम्हें उनकी गुलामी करने का तो जाके वहां रहो ना।
और हमें दिख गया बापू आपको कितना प्यार है देश से, आज़ादी में आप आए नहीं, आप रूठते फिरते हो हर बात पे। जब भी कुछ हो जाए, कभी पूना पैट को लेकर अम्बेडकर जी के साथ बैठ जाओगे करवा चौथ रखते हुए, कभी आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पर बैठ जाओगे। ये एक्सट्रीमिस्ट इनके ऊपर ब्लेम लगाते थे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक्सट्रीमिस्ट इनको डिसलाइक करते थे, गोली मैंने थोड़ी ना मारी है, नाथुराम गोडसे ने मारी है, ठीक है। गांधी जी का ये सोचना था दीज पीपल वर मिसगाइडेड, वाह, ठीक है, ये मिसगाइडेड लोग हैं। ही वॉज कन्विंस्ड दैट कोई भी अटेम्प्ट अगर लिया जाएगा इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाने के लिए कि जो सिर्फ हिंदूज के लिए हो, ये इंडिया को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और ये वाली बात सही भी है। इनका जो दृढ़ संकल्प था कि हिंदू मुसलमान की यूनिटी हमें देखनी चाहिए, इसने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को प्रवोक करा और बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए कि गांधी जी की हत्या कर दी जाए, लेकिन फिर भी वो माने नहीं कि उनको आर्म प्रोटेक्शन ऑफर करी गई थी कि आप मतलब काइंड ऑफ जैसे होता था ना उस जमाने के हिसाब से, मान लो कि Z+ सिक्योरिटी, और वो फिर भी लोगों से आराम से मिलते रहे। यही गलती राजीव गांधी जी ने भी करी थी, वो आराम से लोगों से मिल लेते थे, हाथ वाथ मिलाने चले जाते थे क्राउड में विदाउट एनी प्रोटेक्शन फोर्स। फाइनली 30 जनवरी 1948 को एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे नाथुराम गोडसे, नाथुराम विनायक गोडसे। एक इनकी बुक है, एक नॉवल है, पता नहीं मराठी में वो कोर्ट की जजमेंट थी, पहले वो मराठी में आती थी, फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी, मी मणिया एंड गांधी, पता नहीं ऐसा कुछ करके। मेरे ग्रैंडपा पढ़ रहे थे एक बारी, उनको मराठी आती है तो मैंने कुछ देखा था ऐसे ही, तो अब वो इंग्लिश में है, वैसे मेरे पास थी, मैंने पढ़ रखी है। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। काफ़ी टाइम तक ये ना अलाउड नहीं था, कोर्ट ने इसको जजमेंट को एक ये नॉवल में कन्वर्ट करी जा सके, अलाउड परमिशन नहीं थी, लेकिन बाद में डीक्लासिफाई कर दिया गया, उस जजमेंट को पब्लिक के सामने रखा गया और फिर वो चीज़ें आई, क्योंकि उसमें नाथुराम गोडसे ने कोर्ट में ये बोला था। आपको पता है नाथुराम गोडसे को पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि गोली जब इन्होंने मारी सारा क्राउड डिस्पर्स हो गया, कोई भी मतलब उनके खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में रेडी नहीं था। उन्होंने खुद सरेंडर करा नाथुराम गोडसे ने और बोला मैं देश के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैंने गांधी को गोली क्यों मारी। He walked up to गांधी जी ड्यूरिंग दिस इवनिंग प्रेयर इन दिल्ली, 3 बुलेट मारी और इंस्टेंटली गांधी जी परलोक सिधार गए। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल जो उनका था, ट्रुथ का, नॉन वायलेंस का, जस्टिस का, टॉलरेंस का, वो खत्म हो गया। गांधी जी की जो मृत्यु थी, इट हैड ऑलमोस्ट अ मैजिकल इफेक्ट ऑन द कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री। पार्टीशन की वजह से तो गुस्सा और जो दंगे फैले हुए थे सडनली चुप, सब शांत हो गए, सबका टेंशन डाइवर्ट हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रतिबंध लगा दिया जो कि कम्युनल हेट्रेड फैला रहे थे। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बैन हो गए थे और कम्युनल पॉलिटिक्स को अब जितनी आग और हवा मिलती थी वो शांत हो गई। तो हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।